सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नए पाठ की ओर चलेंगे। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हमने एक टॉपिक पर डिस्कस किया था जिसका नाम था शब्द निर्माण, अर्थात शब्द बनाने की कौन कौन सी प्रक्रिया हो सकती है, जिन प्रक्रियाओं के माध्यम से हम नए नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। तो हमने इस प्रक्रिया के अंतर्गत 3 टॉपिक्स पर डिस्कस किया था। पहला टॉपिक था हमारा उपसर्ग, जिसमें हम किसी शब्द के पहले एक छोटा सा शब्दांश लगा करके नए नए शब्दों की रचना करते थे। दूसरा था प्रत्यय, जिसमें हम किसी शब्द के बाद में एक छोटा सा शब्दांश लगा करके नए नए शब्दों की रचना करते थे। और आज हम शब्द निर्माण की प्रक्रिया के अंतर्गत एक तीसरे टॉपिक पर डिस्कस करने चल रहे हैं, जिस पाठ का नाम है समास। तो समास क्या है? सबसे पहले हम समास की परिभाषा को समझने का प्रयास करेंगे कि समास की परिभाषा क्या होती है। समास वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक नया शब्द बनाते हैं। समास वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक नए शब्द को बनाएंगे, उसे हम समास कहते हैं। या यही प्रक्रिया दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक नए शब्द को बनाने की जो प्रक्रिया होती है, इसी प्रक्रिया को हम समास के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हम यहाँ पर लिखें घोड़े पर सवार। यहाँ पर दो शब्द दिए गए हैं, एक है सवार और दूसरा है घोड़े। घोड़े पर सवार शब्द है, यहाँ पर इन दोनों शब्दों को जोड़ने का काम कर रहा है एक शब्द या परसर्ग चिन्ह, जिसे हम पर कहते हैं। ठीक है, घोड़े पर सवार। अब हम इन दोनों शब्दों के माध्यम से एक नए शब्द का निर्माण करेंगे। हम यहाँ पर लिख सकते हैं घुड़सवार। घुड़सवार एक नया शब्द बनकर के सामने आया, जिसका अर्थ इन दोनों ही शब्दों के अर्थ से भिन्न है। घोड़ा अलग शब्द था, सवार अलग शब्द था। उन दोनों के मध्य का जो विभक्ति चिन्ह था, जोड़ने वाला चिन्ह था, हमने उस शब्द को हटाया और इन दोनों शब्दों को जोड़ करके एक नया शब्द बनाया, और इस नए शब्द का एक नया अर्थ निकल करके सामने आता है और एक नए शब्द का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक नए शब्द को बनाने की जो प्रक्रिया होती है, वही प्रक्रिया समास कहलाती है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि समास की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ठीक है, ये तो रही परिभाषा। अब हम बात करते हैं कि समास की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। समास की विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं। पहली विशेषता देखेंगे कि समास में दो पदों का योग होता है। समास में दो पदों का योग होता है। जैसे अभी हमने देखा, घोड़े पर सवार एक पद है घोड़ा। ये कौन सा पद है? पूर्व पद है। पूर्व का मतलब जो पहले आने वाला पद है वह है घोड़ा। दूसरा शब्द है सवार या दूसरा पद है, इसको हम कह सकते हैं कि यह क्या है? यह उत्तर पद है। जो पहले आएगा वो पूर्व पद कहलाएगा, जो बाद में आएगा वह उत्तर पद कहलाएगा। तो हमने इन दोनों पदों को जोड़ा और नया शब्द बन करके सामने आया, क्या? घुड़सवार। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि समास की विशेषता क्या है। समास में दो पदों का योग होता है। दूसरा क्या है? दो पदों को मिलाकर एक पद का रूप धारण कर लेते हैं। दो पद मिलकर एक नया पद बनाते हैं, ये भी कह सकते हैं।
जैसे हमने अभी देखा, दो पद हैं और दोनों पद मिल करके ये पहला है, ये दूसरा है, और एक नया पद बना करके हमारे सामने एक नया शब्द आ जाता है। और तीसरी विशेषता है कि दोनों पदों के बीच की विभक्ति, दोनों पदों के बीच की विभक्ति का लोप हो जाता है। ये दो पद दिए गए हैं और ये एक पद है, एक पद ये है, एक पद ये है, इन दोनों के बीच में एक विभक्ति शब्द जुड़ा हुआ है और इस विभक्ति का जब हम नया शब्द बनाते हैं तो क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, अर्थात वह लुप्त हो जाती है, गायब हो जाती है। ठीक है, अब अगली विशेषता क्या है? अगली विशेषता यह है कि समास में कभी पहला पद प्रधान होता है, जिसको हम पूर्व पद कहते हैं, कभी पहला पद प्रधान होता है तो कभी दूसरा पद प्रधान होता है। दूसरा मीन्स उत्तर पद प्रधान होता है और कभी दोनों ही पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भी पद प्रधान नहीं होता। यहाँ पर प्रधान का मतलब क्या है? जिस पद का महत्व अधिक हो। तो कभी ऐसा होगा कि जो पहले लगा हुआ पद है, पूर्व पद है, उसकी प्रधानता अधिक होती है। कभी बाद में अर्थात उत्तर पद की बाद में आने वाले पद अर्थात उत्तर पद की प्रधानता अधिक होती है। कभी दोनों पद समान महत्व रखते हैं, इसलिए दोनों पद प्रधान हो जाते हैं। और कभी ऐसा होता है कि दोनों पदों की ही प्रधानता नहीं होती है, बल्कि कोई जो उसका तीसरा नया शब्द बन करके सामने आता है, वह कोई नया अर्थ व्यक्त करता है, तो उनमें से किसी भी पद की प्रधानता नहीं होती है। जैसे हम कहें चंद्रमुख, चंद्रमा, सामुख, तो यहाँ पर मुख और चंद्र ये क्या हैं? ये दो पद हैं, बीच में सा शब्द लगा था, वह विभक्ति थी और वह क्या हो जाती है? उसका लोप हो जाता है। अब अगर हम बात करें कि समास के कितने प्रकार होते हैं, आगे चलते हैं समास के प्रकारों पर। समास के भेद या समास के प्रकार। तो समास के कितने प्रकार होते हैं? कहीं कहीं पर आपको समास के 4 भेद मिलेंगे, कहीं कहीं पर आपको समास के 6 भेद मिलेंगे। दोनों ही भेद सही हैं। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं कि 4 कैसे हैं और 6 कैसे हैं। तो पहला प्रकार होता है अव्ययी भाव समास, दूसरा होता है तत्पुरुष समास, तीसरा होता है कर्मधारय समास, चौथा होता है द्विगु समास, पांचवा होता है द्वंद्व समास और अंतिम होता है बहुव्रीहि समास। तो इस प्रकार अगर हम देखें कि कुल भेद कितने हुए, तो अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास, कुल 6 भेद हमारे सामने आए। किंतु अगर हमने बताया कि कहीं कहीं पर 4 भेद भी दिए जाते हैं, तो 4 भेद कैसे हैं? कहीं कहीं पर यह माना जाता है कि कर्मधारय समास और द्विगु समास दोनों ही तत्पुरुष समास के भेद होते हैं। इसलिए 4 प्रकार हुए, कौन कौन से? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। बचे हुए कर्मधारय समास और द्विगु समास, ये दोनों ही तत्पुरुष समास के भेद होते हैं। तो आइए अब इन सभी समासों पे विचार करते हैं, अलग अलग कौन सा समास कैसे, कौन सा समास हम किसे अव्ययी भाव समास कहेंगे और क्यों अव्ययी भाव समास कहेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। तो जो हमारा पहला समास है वह है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास वह समास होता है जिसका पहला पद अव्यय होता है। पहला पद क्या होता है? अव्यय होता है। अव्यय का मतलब क्या है? अव्यय मतलब अविकारी। आपने पढ़ा है शब्द के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है विकारी शब्द, दूसरा होता है अविकारी शब्द। जब आपको शब्द पढ़ाया गया था तो बताया गया था कि व्याकरण के
व्याकरण के प्रयोग के आधार पर शब्द के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है विकारी। विकारी शब्द वह होता है जिसमें लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार परिवर्तन हो जाता है, वह विकारी शब्द या चेंजेबल वर्ड्स कहलाते हैं। और अविकारी वह होता है जिसमें लिंग, वचन और कारक के आधार पर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन संभव नहीं होता है, वह अविकारी या अनचेंजेबल शब्द कहलाते हैं, जिनमें कोई परिवर्तन संभव ना हो लिंग, वचन, कारक के आधार पर। तो अव्यय क्या है? अव्यय वही है अव्यय। आ का मतलब होता है नहीं, और व्यय का मतलब, व्यय मतलब समझते हैं खर्च होना, जो खर्च ना हो। जब खर्च होगा तभी तो रूप परिवर्तित होगा। सपोज दैट आपके पास 500 का नोट है, आप कुछ लेने जाते हैं, तो 500 का नोट देने के बदले में आपको उसके बदले में कुछ ना कुछ जो आप चीज़ लेंगे वह मिलेगी। आपका 500 रुपये कहीं गया नहीं, बल्कि उसका फॉर्म चेंज हो जाता है। सपोज दैट आप 500 रुपये की शर्ट लेकर के आए, तो 500 रुपये की नोट आपने दुकानदार को दी, दुकानदार ने उसके बदले में आपको 500 रुपये की शर्ट दे दी, तो 500 रुपये की कीमत की चीज़ आपके पास है, लेकिन उसका फॉर्म चेंज हो गया। अभी तक 500 का एक कागज़ का टुकड़ा आपके पास था, अब 500 रुपये का एक कपड़े का पीस आपके पास है। ठीक है, तो व्यय हुआ। जब व्यय होगा तो रूप में परिवर्तन होगा, वह अव्यय है, अर्थात उसके रूप में परिवर्तन संभव नहीं है। आप यूँ समझ सकते हैं कि आपके पास जो 500 रुपये का नोट है वह वो वाला नोट है जिसे मोदी जी ने बंद करवा दिया है। अब आप उस 500 रुपये की नोट को लेकर के अगर बाजार में जाएंगे कि आप मुझे इसके बदले में एक शर्ट दे दीजिए, तो दुकानदार आपको 2 घूंसे देगा, शर्ट नहीं देगा, है ना। तो आप उस नोट के रूप में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, उसके बदले में आप कुछ नोट ले नहीं सकते हैं, तो वह नोट क्या हो गई? वह नोट अव्यय हो गई, अर्थात उसे खर्च नहीं किया जा सकता है। अव्यय क्या है? जिसके रूप में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन लिंग, वचन और कारक के आधार पर संभव ना हो, वह अव्यय या अविकारी शब्द है। और अव्ययी भाव समास वह होता है जिसका पहला पद अव्यय होता है। जैसे हम कहें गली गली, गली गली, एक शब्द आया गली गली, जिसका मतलब होता है प्रत्येक गली, है ना। अब क्या हम इसका बहुवचन बना सकते हैं? क्या हम इसके लिंग में परिवर्तन कर सकते हैं? क्या हम इसके कारक में परिवर्तन कर सकते हैं या काल में परिवर्तन कर सकते हैं? नहीं। तो गली 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 ही रहेगी। जैसे हम कहें यथाशक्ति, यथाशक्ति, जिसको हम ये लिख सकते हैं शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। 2 पद सामने आए, एक है शक्ति, शक्ति का बहुवचन बन सकता है, शक्तियों हो सकता है ना, शक्तियाँ हो सकता है, लेकिन क्या अनुसार में कोई परिवर्तन हो सकता है? नहीं। हम कहें मेरे अनुसार और 10 और लोगों के अनुसार, तो चाहे हम उसे सिंगुलर में प्रयोग करें, चाहे प्लूरल में प्रयोग करें, मैस्कुलिन जेंडर में प्रयोग करें या फेमिनिन जेंडर में प्रयोग करें, मेरे अनुसार भी वही होगा। और अगर कोई, जैसे सपोज दैट अंकिता मैम है, तो अंकिता मैम के अनुसार भी वही होगा। क्या उसके रूप में परिवर्तन संभव है? नहीं। अनुसार अनुसार ही रहेगा, ना तो उसका वचन परिवर्तित हो सकता है, ना ही उसका लिंग परिवर्तित हो सकता है। तो ऐसे कारक जिनका पहला पद अव्यय होता है उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे हम कहें आजीवन, अर्थात जीवन भर, इसमें भी कोई परिवर्तन संभव नहीं है। बहुत सारे उदाहरण हैं, यथाविधि, आमरण, आजन्म, प्रत्येक, प्रतिवर्ष, प्रतिदिन, भरपेट, भरपूर, ये सभी किस चीज़ के उदाहरण हैं? जिनमें परिवर्तन संभव नहीं है। इनका प्रथम पद अव्यय है, अर्थात यहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे समास पर, जिसका नाम है तत्पुरुष समास। अब हम लोग तत्पुरुष समास के साथ ही साथ अभी हमने आपको बताया कि एक समास है तत्पुरुष समास, और ऐसा माना जाता है कि जो कर्मधारय समास है और द्विगु समास है, इनको भी तत्पुरुष समास का भेद माना जाता है। इसलिए किस लिए माना जाता है उस पर डिस्कस करेंगे। तत्पुरुष समास वह होता है जिसमें लोप होने वाला चिन्ह कारक चिन्ह होता है। क्या होता है? कारक चिन्ह होता है। यहाँ पर भी
विशेष से विशेषण का संबंध होता है, विशेष से विशेषण का संबंध होगा या उपमेय और उपमान का संबंध होगा। विशेष क्या है? जिसकी विशेषता बताई जाए, ठीक है, वह विशेष है। विशेषण क्या है? जो विशेषता बताई जाए वह विशेषण है। जैसे हम कहें कि वह लड़का काला है, तो यहाँ पर काला क्या है? काला विशेषण है। और वह लड़का क्या है? वह लड़का विशेष से है, जिसकी विशेषता बताई जाएगी वह विशेष से होगा, और जो विशेषता होगी वह विशेषण है। और उपमेय उपमान क्या है? उपमेय वह है जिसकी तुलना की जाए, उपमान क्या है? जिससे तुलना की जाए। जैसे हम कहें चंद्रमुखी अर्थात चंद्रमा के समान मुख वाली, यहाँ पर चंद्र क्या है? चंद्र क्या है? चंद्र उपमान है। किससे तुलना की गई? चंद्रमा से तुलना की गई। किसकी? मुखड़े की। मुखड़ा क्या है? उपमेय है। तो उपमेय क्या है? जिसकी तुलना की जाए, और उपमान क्या है? जिससे तुलना की जाए। ठीक है, तो उपमेय उपमान और विशेष विशेषण का संबंध तत्पुरुष समास में होता है। लेकिन लोप होने वाला चिन्ह क्या होता है? कारक चिन्ह होता है। कारक चिन्ह क्या है? जैसे कर्ता का कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के संबंध में, ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग अधिकरण में पर ठीक है। तो ये क्या है? ये सभी कारक चिन्ह हैं। जब किसी कारक चिन्ह का लोप होगा किसी भी शब्द में तो वहां पर तत्पुरुष समास हो जाता है। ठीक है, जैसे हम कहें स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त, तो स्वर्ग प्राप्त में क्या है? स्वर्ग को प्राप्त। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे पदों में तो एक पद होगा स्वर्ग, दूसरा पद होगा प्राप्त, और बीच में कारक चिन्ह क्या प्रयोग हुआ? को। तो यहाँ पर को का कारक चिन्ह का लोप हुआ, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास के भी कई सारे भेद हो जाएंगे। अगर कर्म कारक का है तो यहाँ पर कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, ये करण कारक का कारक चिन्ह है तो यहाँ पर करण तत्पुरुष समास हो जाएगा। जैसे हम कहें तुलसी कृत, तो तुलसी कृत का मतलब क्या हुआ? तुलसी द्वारा रचित, तो यहाँ पर द्वारा का लोप हुआ तो क्या हो गया? करण तत्पुरुष समास हो गया। ठीक है, अब संप्रदान क्या है? संप्रदान का कारक चिन्ह है के लिए, तो यहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम कहें युद्ध भूमि, तो युद्ध भूमि का मतलब क्या होता है? युद्ध के लिए जो भूमि होती है उसे हम युद्ध भूमि कहते हैं। तो यहाँ पर के लिए, युद्ध के लिए भूमि, तो जब हमने दोनों को जोड़ा तो के लिए का लोप हो गया, इसलिए यहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष समास है। अगला है अपादान तत्पुरुष। अपादान का मतलब होता है से अलग होने के संदर्भ में, तो अपादान तत्पुरुष समास है। तो यहाँ पर से कारक चिन्ह का लोप होगा। जैसे हम कहें कि देश निकाला, देश से निकाल दिया गया किसी को, देश निकाला दे दिया गया, तो देश से वह व्यक्ति क्या हो गया? पृथक हो गया, देश से वह व्यक्ति अलग हो गया। इसलिए यहाँ पर कौन सा समास होगा? यहाँ पर समास होगा अपादान तत्पुरुष समास होगा। अधिकरण का कारक चिन्ह होता है में पय पर, तो जब इनका लोप होगा तो वहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम कहें कि ध्यान मग्न, ध्यान मग्न, ऐसा व्यक्ति जो ध्यान में मग्न है, तो यहाँ पर में का लोप हुआ, इसलिए क्या है? अधिकरण तत्पुरुष समास है। संबंध तत्पुरुष समास का कारक चिन्ह होता है का, की, के, रा, री, रे। जब इनका लोप होगा तो कौन सा समास होगा? संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। जैसे हम कहें कि राजसभा, राजसभा का मतलब क्या हो गया? राजा की सभा। तो यहाँ पर की शब्द का लोप हुआ है, विभक्ति का लोप हुआ है या कारक चिन्ह का लोप हुआ है, तो कौन सा समास हो जाएगा? संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो ये तो था तत्पुरुष समास, जहाँ पर कारक चिन्हों का लोप होगा या विभक्ति का लोप होगा वहाँ पर तत्पुरुष समास होगा। दूसरी विशेषता क्या है इसकी? कि इसमें विशेष विशेषण का संबंध होगा या उपमेय उपमान का संबंध होगा। अब इसके साथ ही साथ हमें इन दोनों को भी देखना है। पहला है हमारा
पहला है हमारा कर्मधारय समास और दूसरा है द्विगु समास। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर भी उपमेय और उपमान का संबंध होता है या विशेष से विशेषण का संबंध होता है, लेकिन यहाँ पर जो लोप होने वाला चिन्ह होता है वह कारक चिन्ह नहीं होता है, या हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर विभक्ति का लोप नहीं होता है। जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में कहें नील कमल, नील कमल, तो यहाँ पर नील क्या है, नीला विशेषण है, ये विशेषण है और विशेषता किसकी बता रहा है कि जो कमल है वह नीला है, तो कमल क्या हो गया, कमल हो गया विशेष। तो विशेष से और विशेषण का संबंध तो है, किंतु समस्या क्या है, यहाँ पर जो लोप होने वाला चिन्ह है वह कारक चिन्ह नहीं होगा। हम इसको क्या कहेंगे, नीला है जो कमल, वह क्या कहलाएगा, वह कहलाएगा नील कमल। ठीक है, यहाँ पर जो लोप होने वाला चिन्ह है वो क्या होता है जो अधिकतर। ठीक है, जैसे हम कहें नील गगन, नील गगन, नील विशेषण है, किसकी विशेषता बता रहा है, गगन की, तो ये विशेषण है, यह विशेष है और ये क्या हो जाएगा, नीला है जो गगन, वह क्या है, वह नील गगन है। यहाँ पर भी है जो का लोप हुआ है। तो यह बेसिक डिफरेंस है तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास में। लेकिन कर्मधारय समास को तत्पुरुष का भेद इसलिए माना जाता है कि दोनों की यह प्रॉपर्टी सेम है कि उपमेय उपमान और विशेष विशेषण का संबंध यहाँ पर होता है। अब अगले समास की ओर चलेंगे जिसका नाम है द्विगु समास। ठीक है, हाँ, एक और देख लेते हैं जिसमें उपमेय और उपमान का संबंध हो। जैसे हम कह सकते हैं घन श्याम, घन श्याम, घन का मतलब क्या होता है, बादल, घन का मतलब बादल, और श्याम का मतलब, श्याम का मतलब काला, जो बादल के समान काला हो वह घनश्याम है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण के लिए यह शब्द प्रयुक्त हुआ है, जो बादल के समान काला हो। आप देखते होंगे बारिश के मौसम में आसमान में काले काले मेघा घुमड़ते हुए आते हैं और बारिश करते हैं, तो जो बादल के समान अर्थात घन के समान श्याम है वह क्या है, वह घन श्याम है। यहाँ पर किसकी तुलना की जा रही है, एक मनुष्य की तुलना की जा रही है, किससे, बादल से की जा रही है, इसलिए यहाँ पर विशेष विशेषण का संबंध होगा। अब चलते हैं अगले समास की ओर जिसका नाम है द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है, द्विगु समास को परिभाषित करते हुए कह सकते हैं ऐसा समास जिसका प्रथम पद संख्यावाचक होगा, जिसका प्रथम पद संख्यावाची होता है उसे हम द्विगु समास कहते हैं। जब आप विशेषण पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि विशेषण के 4 प्रकार होते हैं, जिसमें से एक प्रकार होता है संख्यावाचक विशेषण। तो कहीं ना कहीं अगर संख्यावाचक विशेषण है और यहाँ पर भी संख्या का प्रयोग हो रहा है तो विशेष विशेषण का संबंध तो यहाँ पर भी हुआ, इसलिए इसे भी तत्पुरुष समास का भेद माना जाता है। ठीक है, तो संख्यावाचक विशेषण होने के कारण द्विगु समास को तत्पुरुष का भेद माना जाता है। लेकिन द्विगु समास वह होता है जिसका प्रथम पद संख्यावाचक होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम कहते हैं चौराहा, चौराहा अर्थात जिसमें 4 रास्तों का समाहार हो उसे हम चौराहा कहते हैं। जैसे हम कहें त्रिकाल, जिसमें 3 कालों का समाहार हो उसे हम त्रिकाल कह सकते हैं। ठीक है, हम कहें पंचवटी, 5 वृक्षों का समाहार अर्थात पंचवटी। तो जितने भी शब्द हैं, त्रिभुवन कहें, त्रिलोक कहें, नवग्रह कहें, इन सभी में जो प्रथम पद है वह संख्यावाचक है, उनमें किसी न किसी संख्या का प्रयोग हुआ है।
इसलिए वह द्विगु समास है। ठीक है, तो द्विगु समास वह होता है जहाँ पर प्रथम पद संख्यावाचक होता है और यहाँ पर भी विशेष विशेषण का संबंध होता है, लेकिन वह विशेषण कौन सा होगा? संख्यावाचक विशेषण होता है। अब चलते हैं आगे की ओर। अगला समास है द्वंद्व समास। जो अगला समास है वह है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है? द्वंद्व समास वह समास है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद प्रधान अर्थात पूर्व पद और उत्तर पद दोनों की ही बराबर का महत्व होता है, दोनों का समान महत्व होता है, इसलिए यहाँ पर वहाँ द्वंद्व समास होता है। अर्थात जहाँ पर दोनों पद प्रधान होंगे वहाँ पर द्वंद्व समास होगा। प्रधान का मतलब क्या हुआ? जहाँ पर दोनों ही पदों का महत्व समान होता है। हम किसी भी एक पद की महत्व को कम नहीं कर सकते हैं। हम उस एक पद के महत्व को ना बढ़ा सकते हैं ना दूसरे पद के महत्व को घटा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कहें माता पिता, तो क्या हम किसी एक पद के महत्व को घटा सकते हैं? नहीं। हमारे जीवन में माता पिता दोनों का ही बराबर का महत्व होता है। हमारे जीवन में जितना महत्वपूर्ण हमारी माँ है उतने ही महत्वपूर्ण हमारे पिताश्री भी होते हैं, इसलिए यहाँ पर द्वंद्व समास होगा। जैसे हम कहें भाई बहन, तो भाई का जितना महत्व होता है उतना ही बहन का भी महत्व होता है। देश विदेश, देश का जितना महत्व है उतना ही विदेश का भी महत्व है। स्त्री पुरुष, जितना स्त्री का महत्व है उतना ही पुरुष का भी महत्व होता है। और बेसिकली इन समासों को पहचानने की विधि यही है कि इन दोनों के बीच में इस चिन्ह योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। योजक का मतलब जोड़ने वाला चिन्ह, या योजक चिन्ह का निशान है, योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। और जो लोप होने वाला शब्द होता है वह और होता है। और के साथ साथ और के जितने समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं वो सभी क्या होते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय या समुच्चय बोधक शब्द यहाँ पर लोप हो जाते हैं। जैसे और हो गया, तथा हो गया, एवं हो गया, इनका लोप हो जाता है। जैसे हम कहें दाल रोटी, तो दाल और रोटी, दाल का भी महत्व है, रोटी का भी महत्व है, किसी एक के महत्व को कम नहीं किया जा सकता है। तो जहाँ पर दोनों पदों का समान महत्व होगा वहाँ पर कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है। अब चलेंगे सबसे लास्ट में जो समास है उसका नाम है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास क्या होता है? बहुव्रीहि समास वह होता है जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता। किसी भी दो पद होते हैं और दोनों ही पदों का महत्व नहीं होता है, जबकि कोई तीसरा अर्थ अपना महत्व रखता है। तीसरा अर्थ अपना महत्व रखता है। वही क्या वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। अगर हम देखें तो यहाँ ना तो पूर्व पद प्रधान है ना उत्तर पद प्रधान है, बल्कि जो समस्त पद होता है, समस्त पद क्या है? समस्त पद वह पद होता है। जैसे हम बताएं यहाँ पर कि घोड़े पर सवार, तो ये हमारा पूर्व पद हो गया, यह उत्तर पद हो गया, यह योजक शब्द हो गया, और इन दोनों को मिला करके हमने बना दिया घुड़सवार। तो यह जो है हमारा यह समस्त पद कहलाता है। ठीक है, यह क्या है? समस्त पद कहलाता है। तो बहुव्रीहि समास में ना तो पूर्व पद प्रधान होगा ना ही उत्तर पद प्रधान होगा, बल्कि कौन सा पद प्रधान होता है? उन दोनों पदों को मिलाने के बाद जो समस्त पद बनता है वही समस्त पद प्रधान होता है। जैसे हम कहें चतुर्भुज, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कहें कि एक शब्द है चतुर्भुज। चतुर्भुज अर्थात हम क्या सकते हैं? चार भुजाओं वाला, चार भुजाओं वाला। या हम ये कह सकते हैं कि चार भुजाएं हैं जिसकी,
4 भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात कौन है भाई चतुर्भुज? तो चतुर्भुज हैं भगवान विष्णु। ठीक है, तो ये क्या है? 4 भुजाएं। यह हमारा पूर्व पद है या उत्तर पद है, किंतु ये दोनों ही महत्व नहीं रखते हैं, दोनों ही प्रधान नहीं है, जबकि जो समस्त पद है विष्णु वह क्या है? वही प्रधान है। हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि बहुब्रीहि समास का प्रयोग उन शब्दों के लिए किया जाता है जो शब्द किसी एक व्यक्ति या वस्तु के लिए रूढ़ हो चुके हैं, एक परंपरा बन चुके हैं। उन शब्दों का, जैसे हम कहें लंबोदर, लंबे पेट वाला, लंबा है उदर जिसका, अर्थात भगवान श्री कृष्ण। अब क्या आप रास्ते में चलते हुए किसी लंबे पेट वाले व्यक्ति को बोल सकते हैं क्या कि अरे लंबोदर जी नमस्कार? वो आपको मारेगा बहुत, है ना। तो आपको क्या करना है कि अगर लंबोदर, लंबे उदर वाला, अर्थात भगवान श्री कृष्ण, ऐसे शब्द जिनका नाम लेते ही हमारे मन में किसी एक पर्सनल की छवि बन करके सामने आ जाए, किसी एक स्पेशल की छवि बन करके सामने आ जाए, तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। जैसे हम कहें गजानन, गज का आनन, गज मीन्स हाथी जैसा, आनन मीन्स मुख, जिसका मुख हाथी के समान हो, अर्थात गणेश जी। हम कहें पंचानन, 5 हैं मुख जिसके, अर्थात हनुमान जी। दशानन, जिसके 10 सिर हों, अर्थात रावण। ठीक है, तो जो शब्द किसी एक व्यक्ति के लिए रूढ़ हो गया हो उसे हम क्या कहते हैं? वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। तो आपने समास का अध्ययन किया, समास किसे कहते हैं, समास की विशेषताएं क्या क्या हैं, समास के प्रकार कितने हैं, और उन प्रकारों के बारे में भी आपने पढ़ा। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। अगर किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप हमें पर्सनली पूछ सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ आपका यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।